हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 6 आई बॉट यू मनी पावर। अनिरुद्ध आरुषि अपने साथ नहाने के लिए कहा। उसे तो जैसे तैसे आरुषि ने बहाना बनाकर संभाल लिया, लेकिन जब उसने ये कहा कि वह उसे नहाने में मदद करेगी, लेकिन उसके पास इससे बचने का कोई आइडिया नहीं था। इतना तो वह समझ गई थी, उसे खुद से दूर रखना है तो उसकी उन बातों को मानना ही पड़ेगा, चाहे वह बातें कितनी भी गलत क्यों ना हो। लेकिन फिर भी कुछ हद तक तो अनिरुद्ध उसके करीब आएगा ही, लेकिन उस लेवल पर नहीं जाएगा जो वह नहीं चाहती, और अभी उसके लिए यही बहुत बड़ी बात है। आरुषि घबराते हुए धीरे धीरे कदमों से बाथरूम में पहुंचती है। उसकी आंखें जमीन पर थी, वह अपनी नजरें नहीं उठा पा रही थी। बस उसे इतना नजर आ रहा था कि बाथटब के पास अनिरुद्ध की कपड़े उतारे हुए हैं, और उन कपड़ों को देखकर आरुषि पूरी तरह से हिल गई थी। वह आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसने अपने दोनों हाथों को कसकर पकड़ हुआ था और इधर उधर देख रही थी। अनिरुद्ध बाथटब में आराम से लेटा हुआ था, ऊपर तक झाग आ रहे थे और कुछ झाग नीचे गिर रहे थे। अनिरुद्ध आरुषि के पायल की आवाज सुनकर उसकी तरफ टर्न होकर कहता है, तो तुम आ गई, चलो जल्दी आओ और सबसे पहले मुझे हेड मसाज करना, चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करो। अनिरुद्ध का ऑर्डर मिलने के बाद आरुषि एक गहरी सांस लेती है और वह बिना अनिरुद्ध को देखे ड्रार से शैम्पू को लेती है और फिर अनिरुद्ध के बाथटब के पास जाकर उसके सर की तरफ खड़ी हो जाती है। अनिरुद्ध अपनी आंखें खोलता है और सामने लगे हुए शीशे में उसे आरुषि दिखाई देती है, जो हाथ में शैम्पू की बोतल लेकर खड़ी थी लेकिन कुछ कर नहीं रही थी। अनिरुद्ध एरोगेंटली में शीशे की तरफ देखकर कहता है, अब क्या तुम्हें शैम्पू की बोतल लेकर यूं ही खड़ी रहोगी, शुरू करो। गुस्से से। अनिरुद्ध की उसे गुस्से वाली टोन को सुनकर आरुषि पैनिक हो जाती है और वह तुरंत शैम्पू अपने हाथ में लेती है और अनिरुद्ध के सिर पर उसे मसाज करने लगती है। वह शैम्पू काफी महंगा था, इसलिए उसकी खुशबू हर तरफ फैल रही थी। जैसे ही आरुषि के हाथ अनिरुद्ध के सर को छूते हैं, उस पल अनिरुद्ध एक अलग ही फीलिंग को महसूस करता है। एक ऐसी फीलिंग जो उसे सिर्फ आरुषि के नजदीक आने वाली होती है, और वह फीलिंग उसे अलग ही सुकून देती है। वह फर्स्ट नाइट वाले टाइम हुई थी, आरुषि के चेस्ट से लिपटकर, और वही फीलिंग उसे अब हो रही है। वह अपनी आंखें बंद करता है और उस पल को एंजॉय कर रहा था। वही आरुषि के लिए तो हर एक पल स्ट्रेस से भरा हुआ था। वह मन मानकर अपने दिल में दर्द को छुपाकर अनिरुद्ध की बातों को मान रही थी। जो लड़की मौत से नहीं डरी, आज वह लड़की अनिरुद्ध की एक गुस्से वाली टोन से भी घबरा रही है। कुछ देर तक तो बाथरूम में एक अलग शांति थी। अनिरुद्ध आंखें बंद करके उस मसाज का आनंद ले रहा था और आरुषि चुपचाप उसकी मसाज कर रही थी। तभी वो कुछ ऐसा कहता है, आरुषि शॉक्ड रह जाती है और वह घबराने लगते हैं। अनिरुद्ध की आंखें बंद थी, इसलिए उसने आरुषि के घबराहट नहीं देखी, लेकिन जब अपनी आंखें खोलता है तब तक आरुषि अपने एक्सप्रेशन को नॉर्मल कर लेती है। अनिरुद्ध फिर से अपने सवाल को दोहराते हुए कहता है, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, और जब मैं कुछ पूछता हूँ तो जवाब दिया करो। क्या हम तुम्हारे घर पर मिलने से पहले भी कभी मिल चुके हैं? सामने लगे शीशे में आरुषि के अक्ष को तरफ देखते हुए अनिरुद्ध उससे सवाल करता है। आरुषि अपनी आवाज को नॉर्मल करती है ताकि अनिरुद्ध को उसकी घबराहट का पता ना चले, और एक शांत टोन में वह शीशे में देखकर उससे कहती है, नहीं, हम पहले कभी नहीं मिले। मेरा मतलब है, हम पहली बार मेरे घर पर मिले थे। उससे पहले मैं तुम्हें कभी नहीं मिली। अगर मैं तुम्हें मिली होती तो क्या मैं तुम्हें पहचानती नहीं कि तुम अनिरुद्ध राणा हो? मुझे फर्स्ट टाइम वहां पता चला कि तुम कौन हो। अगर मुझे पता होता तो शायद मैं तुम्हारे सामने वह सब बातें नहीं कहती, तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती। आरुषि का जवाब सुनकर अनिरुद्ध मुस्कुराता है, क्योंकि उसके जवाब में हार नजर आ रही थी। एक आरुषि जो पहले पूरी हिम्मत से यह कहा करती थी कि वह किसी के सामने हार नहीं मानने वाली, आज वही आरुषि कहीं ना कहीं अनिरुद्ध के आगे अपनी बातों से यह बता रही थी कि वो गलती थी जो उसने अनिरुद्ध से पंगा लिया। अनिरुद्ध के चेहरे पर काम एक्सप्रेशन देखकर आरुषि एक रिलीफ महसूस करती है कि उसे याद नहीं आया कि वह उसके घर पर मिलने से पहले समुद्र बीच पर मिल चुके हैं। वह पल जहां पर आरुषि, सुशांत और अनिरुद्ध आमने सामने थे। वह पल जहां पर आरुषि ने अंगूठी ढूंढते हुए मिट्टी को
अनिरुद्ध के कपड़ों पर गिरा दिया था और इस पर सुशांत ने आरुषि का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा था। यही वो पल था जब वह तीनों एक साथ थे और आरुषि नहीं चाहती थी कि अनिरुद्ध को उस दिन के बारे में कोई भी ख्याल आए, क्योंकि वह जानती है कि अगर यह बात अनिरुद्ध को पता चल गई कि आरुषि के दिल में किसी और के लिए प्यार है, वह किसी और लड़के को प्यार करते हैं और वह लड़का भी आरुषि को प्यार करता है और वह लड़का कोई और नहीं सुशांत है, तो यह चीज सुशांत की जिंदगी के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। अनिरुद्ध सुशांत से जितना दूर रहे उतना बेहतर है। हालांकि वह इतना तो जानती है कि एक न एक दिन सुशांत का टॉपिक जरूर सामने आएगा। अनिरुद्ध आरुषि से पूछेगा कि आखिर वह उस लड़के के लिए इतनी बड़ी लड़ाई क्यों लड़ रही थी, उस लड़के के लिए वह अनिरुद्ध राणा से क्यों भिड़ गई। और वहां भी अनिरुद्ध को जवाब से संतुष्ट करना आसान नहीं होगा और उसके जवाब कहीं ना कहीं आरुषि ने तैयार कर लिए हैं, लेकिन बस ये सब सामने ना आए कि उन दोनों के बीच में कभी एक प्यार का रिश्ता है। फिलहाल आरुषि के लिए यह बड़ी राहत थी कि अभी अनिरुद्ध का ध्यान सुशांत की तरफ नहीं था। फिर भी एक बार और कंफर्म करने के लिए हिचकिचाते हुए आरुषि अनिरुद्ध से पूछती है, आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि हम पहले कभी मिल चुके हैं, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? अनिरुद्ध, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे कल रात ऐसा लगा कि यह चेहरा मैं कभी पहले भी देख चुका हूँ, पर याद नहीं आ रहा। लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद मैं किसी और को देखा होगा जो तुम्हारे जैसी दिखती है, या फिर मुझे ऐसे ही गलतफहमी हो रही है, क्योंकि तुमने यह बात बिल्कुल सही कही कि अगर तुम मुझसे पहले मिल चुके होती तो मेरे बारे में अच्छी तरह से जानती और हिम्मत नहीं करती मुझे उसे दिन स्टोन में बात करने की। तुमने उसे दिन बहुत हिम्मत की और आज देख लो क्या नतीजा है। मुस्कुराते हुए अनिरुद्ध आरुषि का हाथ पकड़ते कोई कहता है, सर की मसाज बहुत हो गई, आप मेरी चेस्ट के मसाज करो। अनिरुद्ध के ऑर्डर देने पर आरुषि उसके कंधों की मसाज करने लगती है। अनिरुद्ध आरुषि के हाथ को पकड़कर उसे रोकते हुए कहता है, मैंने अपनी पूरी बात नहीं कही और तुम आधी बात सुनकर ही मसाज करने लगी। मैंने कहा कि मेरी चेस्ट की मसाज करो, आगे वाले हिस्से की, इसलिए बात तब के अंदर आओ और फिर मुझे मसाज करो। अनिरुद्ध की बात सुनकर आरुषि घबरा जाती है। उसने पहले तो अच्छा खासा बहाना बना दिया था, वही कह रहा है। आरुषि घबराते हुए, तुम ये क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरे पास इस समय और कपड़े नहीं है, फिर नहीं आ सकती। अनिरुद्ध आरुषि की तरफ अपना फेस टर्न करता है और अपनी एक आईब्रो उठाकर वह एक रूड टोन में कहता है, तो तुम मुझे मना कर रहे हो, जानती हो ना वहां मेरी शर्त खत्म और उसके बाद फिर हमारे बीच में कुछ नहीं रहेगा। आरुषि घबराते हुए अनिरुद्ध की बात को काट कर रहती है, अरे नहीं, मैं तुम्हारी बात को नहीं मना कर रही हूँ, मैं बस अपनी सिचुएशन बता रही हूँ। मेरे पास और कपड़े नहीं है, मुझे रसोई में भी जाना है और तुम्हारे मम्मी ने कहा था कि कुछ 1-2 घंटे में कपड़े आएंगे। अनिरुद्ध आरुषि के हाथ को पकड़कर उसे थोड़ा सा प्रेस करते हुए कहता है, आरुषि तुम अनिरुद्ध राणा की पत्नी हो, मैं 1 मिनट में तुम्हारे लिए हजारों कपड़े अरेंज कर सकता हूँ, तो क्या मैं सिर्फ एक साड़ी अरेंज नहीं कर पाऊंगा? मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा, फटाफट आओ और मुझे चेस्ट मसाज दो। आरुषि के पास आप इससे बचने का कोई ऑप्शन नहीं था। अगर उसे अपने आप से अनिरुद्ध को दूर रखना है तो इतने करीब तो अनिरुद्ध के जाना ही होगा। वह गहरी सांस लेती है। अनिरुद्ध ने उसका हाथ छोड़ नहीं था। उसके हाथ को पकड़ते हुए आरुषि बाथटब में एंटर होती है। वह एंटर तो हो जाती है लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि वह बैठे कहाँ, क्योंकि वह बाथटब अनिरुद्ध की हाइट का था और अनिरुद्ध ने उसे पूरी तरह से घेर रखा था। अनिरुद्ध थोड़ा सा ऊपर उठकर बैठता है और आरुषि का हाथ अपनी तरफ खींचता है, जिसके कारण आरुषि उसके ऊपर जाकर गिरती है। अनिरुद्ध आरुषि को कमर से पकड़ता है और उसे अपनी तरफ और खींचता है। वह बिल्कुल एक छोटे बच्चों की तरह अनिरुद्ध की गोद में बैठी हुई थी। अनिरुद्ध ने अपनी दोनों हाथों से आरुषि की कमर बहुत टाइट से पकड़ रखा था। वो उसके बहुत करीब थी और ऊपर से अनिरुद्ध हाफ नेड। अनिरुद्ध की इतने करीब होने से आरुषि घबरा गई थी। उसकी सांसें तेज हो गई थी, धड़कनें इतनी तेज थी जिसे शायद अनिरुद्ध भी महसूस कर सकता था। बिना पलके झपकाए वो आरुषि को देखे जा रहा था। उसकी नजर आरुषि के चेहरे पर अटक गई थी और वही आरुषि अनिरुद्ध से बिना नजरें मिलाए सामने देख रही थी। वह एक हल्का सा भी इधर से उधर मूव नहीं कर रही थी, जैसे कि वह पत्थर की मूर्ति बन गई है।
उसे डर लग रहा था कि कहीं बाथरूम में आने के बाद अनिरुद्ध अपनी वह बात ना भूल जाए जो उसने थोड़ी देर पहले कही थी कि वह उसकी मर्जी के बिना नहीं करेगा, जिसके लिए अभी आरुषि तैयार नहीं है। अनिरुद्ध मुस्कुराते हुए आरुषि के बालों में अपने हाथों को उंगलियों को फेरते हुए कहता है, वैसे तुमने एक सबक तो सीख लिया होगा ना। आरुषि के पैसों से बड़ी कोई ताकत नहीं है। पैसा कुछ भी करवा सकता है, किसी को भी खरीद सकता है, कोई भी भेज सकता है। देखो कहाँ तुम मेरे सामने उसे दिन ऐसी बड़ी बड़ी बातें बोल रही थी कि तुम बिकाऊ नहीं हो, और रास्ते को तुम वही लड़की मेरी बाहों में बैठी हुई है, मुझे मसाज कर रही है, मेरी पत्नी बनकर या मेरी गुलाम बनकर, कैसे भी, लेकिन आज मैं तुम्हारे ऊपर हावी हूँ। कैसी फीलिंग है ये? एक आदमी जिसे तुम बहुत नफरत करती हो, मैं अभी भी फील कर सकता हूँ। तुम मेरी बाहों में खुश नहीं हो, तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन यही तो मैं चाहता हूँ। इसलिए तो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ बाप से मात्र करोड़ में खरीद लिया था। एपिसोड 7 हु वॉज दैट बॉय विद आरुषि दैट नाइट। अनिरुद्ध आरुषि में लॉस्ट हो रहा था। वह ना चाहते हुए भी और ना जानते हुए भी वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। एक ऐसी फीलिंग जो उससे पहले कभी नहीं आई, वह उसे आरुषि से आ रही थी। वह अपने आप को आरुषि के आगे कमजोरी महसूस कर रहा था। वह चाहता था उसे परेशान करना, लेकिन जैसे ही आरुषि ने उसके चेस्ट को टच किया, उसे पर अनिरुद्ध पूरी तरह से सब कुछ भूल गया था और वह आरुषि के चेहरे को देखे जा रहा था। आरुषि उसकी चेस्ट को घबराते हुए धीरे धीरे मसाज कर रही थी। वह तो बस यही मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि अनिरुद्ध कुछ भी ना करे और वह तुरंत इस बाथटब से निकलकर उसे दूर चली जाए। करीब 10 मिनट हो गए थे और आरुषि उसके कभी शोल्डर को तो कभी उसके सिर को मसाज कर रही थी, और अनिरुद्ध आरुषि के बालों को छूते हुए उसके चेहरे पर नजर लगाए हुए बस उसे देखे जा रहा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी जो एक शौकंगली थी, क्योंकि अनिरुद्ध इतनी आसानी से मुस्कुराने वालों में नहीं है। क्योंकि मसाज करते समय आरुषि की नजरें एक बार भी अनिरुद्ध पर नहीं गई थी, बट फाइनली उसकी नजर अनिरुद्ध से मिल ही जाती है, और जब वह देखती है कि अनिरुद्ध उसे बस देखे जा रहा है और उसकी आंखों में एक अलग ही भाव नजर आ रहा है जो उसने पहले नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन देखकर आरुषि नर्वस हो जाती है और उसे लगता है कि कहीं अनिरुद्ध अपने शर्त को भूल तो नहीं रहा। वैसे भी वो एक मर्द है, उसका मन किस पल बदल जाए कहना मुश्किल है, और ऊपर से वह एक ऐसा इंसान जिससे क्रूएलिटी भी डरती होगी। आरुषि तुरंत अनिरुद्ध के चेस्ट से अपने हाथ हटाती है और नर्वस टोन में कहती है, करीब 20 मिनट से ऊपर हो गए अनिरुद्ध, मुझे लगता है कि अब तुम्हें नहा लेना चाहिए, वैसे भी इतनी देर तक पानी में बैठना ठीक नहीं है। आरुषि जैसे ही अपनी बात कहकर उठने लगती है कि तभी अनिरुद्ध एग्रेसिवली उसके पल्लू को खींचता है। आरुषि शॉक्ड रह जाती है और अपने पल्लू को जैसे वह संभाले उससे पहले अनिरुद्ध उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है। आरुषि अनिरुद्ध के ऊपर जाकर गिरती है और उसी पल अनिरुद्ध आरुषि के कमर में हाथ डालकर उसे अपनी बाहों में जकड़ लेता है। अनिरुद्ध आरुषि के चेहरे की तरफ देखकर गुस्से से कहता है, क्या मैंने तुम्हें जाने को कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह उठकर जाने की? अनिरुद्ध की उन गुस्से भरी टोन को सुनकर आरुषि पैनिक कर जाती है और वह अपने आप को अनिरुद्ध की बाहों से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, नहीं, मैं बस बाथटब से बाहर निकल रही थी, मैं जा नहीं रही थी, मुझे पता है कि मैं तुम्हारी कोई बात नहीं टाल सकती। अनिरुद्ध आरुषि की आंखों में देखकर कहता है, तो आएंगे ये हरकत करने की, फिर कोशिश मत करना, चाहे 10 मिनट हो या 10 घंटे, जब तक मैं ना कहूँ तो मेरी मर्जी के बिना एक इंच भी नहीं मिल सकती। अनिरुद्ध के इस जवाब पर आरुषि कुछ नहीं कहती, वह बस उसे एक नजर देखती है। अनिरुद्ध आरुषि की आंखों में फिर से खोने लगा था। उसकी नजर आरुषि के होठों पर जाती है जो उसे अपनी तरफ खींच रहे थे। ऐसा पहली बार हो रहा था कि अनिरुद्ध अपनी इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जिस चीज पर वह सबसे ज्यादा माहिर है, आज उसी चीज से वह हार रहा था। उसकी फीलिंग्स उस पर हावी हो रही थी, वह खो रहा था। उसका चेहरा धीरे धीरे आरुषि की तरफ बढ़ता है। अपनी तरफ अनिरुद्ध को बढ़ता हुआ देखकर आरुषि पैनिक करने लगती है, लेकिन क्योंकि अभी अनिरुद्ध ने से वो सब कहा था, इसलिए वह अपने चेहरे को एक इंच भी नहीं मूव करती है। वह एक मूर्ति की तरह उसकी बाहों में जकड़ी हुई थी। अनिरुद्ध आरुषि के चेहरे के बहुत करीब पहुंच गया था। उसकी नाक आरुषि की नाक से टच हो रही थी। उनके होठों के बीच में बस एक पल का फासला था और आरुषि के होंठ डर के मारे थरथरा रहे थे, और यह अनिरुद्ध को और भी ज्यादा पैशनेट कर रहा था, जैसे कि वह इस दूरी को मिटाना चाहता है। वह आरुषि को चूमना चाहता था, बहुत ही पैशनेटली, बहुत ही डेस्परेट।
आरुषि का चेहरा लाल हो गया था, उसकी सांसें तेज चलने लगी थी, दिल की धड़कन बढ़ गई थी। अनिरुद्ध अचानक से आरुषि से दूर होता है और वह उसके हाथ को झटकते हुए कहता है, गेट आउट, जाओ यहाँ से और हाँ जाकर अपने लिए कपड़े मंगवा लेना। अनिरुद्ध के कहते हैं आरुषि तुरंत बाथटब से निकलती है और कमरे की तरफ तेजी से जाती है और बाथरूम का दरवाजा बंद कर देती है। आरुषि के जाते ही अनिरुद्ध गुस्से से अपने हाथ को दीवार में पंच करते हुए कहता है, यह मैं क्या कर रहा था, क्या हो गया था मुझे, मैं उसके इतने करीब जा रहा था लेकिन मैं उसे कितने करीब कैसे जा सकता हूँ। वह लड़की मेरे दिमाग पर हावी हो रही थी। नहीं, इस दुनिया में से कोई भी लड़की नहीं जो अनिरुद्ध राणा के दिमाग पर हावी हो सके। मैं लड़कियों के दिमाग को पर हावी होता हूँ, मेरे करीब जाने से वह अपना होश होती है, मैं कभी अपना होश नहीं खोता। इसे अपने करीब करके मुझे इस डरना है ना कि अगर मुझे इसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाना है तो उसके लिए मुझे एक सेकंड नहीं लगेगी, लेकिन मैं जबरदस्ती नहीं करना चाहता, पर फिर भी मैं क्यों खींचा जा रहा हूँ उसकी तरफ। एक तरफ जहां अनिरुद्ध नहीं समझ पा रहा था कि वह आरुषि की तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहा है, वह आदमी जिसे अपनी इमोशन पर पूरा कंट्रोल है वह आरुषि के सामने वीक क्यों पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ आरुषि कमरे में अपने कपड़ों को संभाल कर अपने होठों को भींच कर रो रही है। यह उसके लिए किसी टॉर्चर से काम नहीं है। एक इंसान जिसे वह बेइंतहा नफरत करती है, उसे उसके इतने करीब जाना पड़ रहा है और अनिरुद्ध का टच आरुषि को अपने शरीर पर एक जख्म जैसा लग रहा है, लेकिन वह जानते हैं कि अब उसके नसीब में यही है, अब उसे कोई और उम्मीद नहीं है। शायद सच में उसने अनिरुद्ध के आगे हार को एक्सेप्ट कर लिया है। कुछ देर में आरुषि के कपड़े आ जाते हैं और अनिरुद्ध भी बाथरूम से बाहर आ जाता है। उसके बाद आरुषि बाथरूम में जाकर दोबारा से नहाती है। अनिरुद्ध बिना नाश्ता किए हुए ही सीधा ऑफिस चला जाता है, उसे बाकी की रस्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं था और वही आरुषि ना चाहते हुए भी अपनी पहली रसोई बनती है, वह भी घर वालों के ऑर्डर पर बादाम का हलवा। हाथों में बादाम के हलवे से भरे हुए कटोरा को लेकर वह डाइनिंग टेबल पर पहुंचती है और माया उसे ताना देते हुए कहती है, चलो कम से कम हमें आज का नाश्ता तो नसीब हुआ, बेचारा भाई तो बिना नाश्ता किया ही चला गया। तुम कर क्या रही थी इतनी देर तक, तुम्हें कहा था ना कि जल्दी आना, फिर किस लिए लेट हुई। आरुषि अब क्या ही बताती कि वह उसके भाई के कारण ही लेट हुई। अब वह दोनों एक साथ बातों में एक बाथरूम में थे। यह बात तो वह घर वालों के सामने बोल नहीं सकती थी, लेकिन मधु देवी कहीं ना कहीं समझ रही थी कि आरुषि के वक्त पर न आने का कारण अनिरुद्ध है, इसलिए वह माया को टोकते हुए कहती है, माया चुप, भूलो मत कि अब ये तुम्हारी भाभी है और तुमसे बड़ी है, इसलिए तू करके नहीं आप करके बात करो, और बोलो मत कि अब तुम्हारे भाई की शादी हो गई है, इनका एक पति पत्नी का रिश्ता भी है। मधु देवी की बात पर हंसते हुए माया कहती है, माँ आप सच में मान रही है कि भाई और इस लड़की का पति पत्नी का रिश्ता है? आपको सच में लगता है कि भाई इसमें इंटरेस्टेड है? ये शादी सिर्फ इसे इसकी औकात दिखाने के लिए की गई है? इस जैसी लड़की को भाई देखना तक पसंद नहीं करेंगे? पति पत्नी का रिश्ता माय फुट, ये पत्नी तो जरूर है लेकिन सिर्फ नाम की, और दूसरी बात ये गुलाम भी है, इसलिए मैं तो उसे वह रिस्पेक्ट नहीं दे सकती और हमारे भाई को अरेस्ट करवाने जा रही थी। मेरे छोटे आर्यन को, मेरी नजरों में ये लड़की कभी वह इज्जत नहीं पा पाएगी। आरुषि चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी, क्योंकि सच में अब वह इन सब से और नहीं लड़ना चाहती थी। तभी दादी और रोहित भी डाइनिंग टेबल पर पहुंचते हैं। रोहित जैसे ही आरुषि को देखता है, उसकी नजरें उसके शरीर पर अटक जाती है। वह उसके कर्वी बॉडी को निहार रहा था, उसकी गंदी नजरें आरुषि के शरीर से है नहीं हट रही थी, और शायद वह इतना आराम से इसलिए देख रहा था क्योंकि वह अनिरुद्ध नहीं था। अगर अनिरुद्ध होता तो उसकी मजाल ना होती कि वह एक नजर भी उठकर आरुषि की तरफ देखे। जैसे ही माया रोहित को देखते हैं, रोहित अपनी नजर दादी की तरफ करते हुए कहता है, अरे दादी बैठी, चल नाश्ता करते हैं, आज आरुषि ने हम सबके लिए बादाम का हलवा बनाया है, मेरा फेवरेट है। माया, क्या कहा? बादाम का हलवा तुम्हारा कब से फेवरेट हो गया, और तुम इसे आरुषि क्यों कह रहे हो, भाभी क्यों नहीं कह रहे? माया के सवाल पर रोहित मुस्कुराते हुए कहता है, अरे तुम ये कैसी बातें कर रही हो, भले यह अनुरोध की पत्नी है लेकिन मुझे उम्र में बहुत छोटी है, मेरे लिए बड़ा अजीब होता। आरुषि, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं तुम्हें आरुषि का कहकर बुलाऊं? आरुषि रोहित को देखते हैं और हाँ का इशारा करके ये कह देती है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आरुषि का जवाब पाकर रोहित मुस्कुराते अपने मन में कहता है,
चलो अच्छा है, इसलिए खुद ही बोल दिया, मुझे कोई शौक नहीं है इसे भाभी कहने का। ऐसी सुंदर इतनी हसीन लड़की इस अनिरुद्ध को कैसे मिल गई, सच में इसकी किस्मत बहुत अच्छी है। इतना खंड नामी परिवार, पैसा दौलत सब कुछ मिला और लड़की भी इसी ऐसे मिली, पर उसे कहाँ इसकी फिक्र होगी, उसे कहाँ की कदर होगी, पता नहीं बेचारी को कमरे में कैसे ट्रीट करता होगा। पर कोई बात नहीं आरुषि, मैं हूं ना, तुम्हें इतना प्यार और अपनापन दूंगा कि तुम सिर्फ मुझे ही पसंद करोगी। आरुषि सबको अपने हाथ की बनाई हुई पहली रसोई बादाम का हलवा सर्व करती है। जैसे ही वह सभी लोग कहते हैं एकदम से चौंक जाते हैं, क्योंकि बादाम का हलवा बहुत ही टेस्टी था। हालांकि उन्होंने आरुषि से क्या बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। दादी तो बहुत खुश होती है और वह आरुषि के हाथ को पकड़कर पहले उसे चूमते हैं और उसके बाद में उसके सर पर हाथ रखकर कहते हैं, बहुत बढ़िया, सच में मुंह में जाते ही भूल गया। रोहित, बिल्कुल सही कह रही है दादी, आरुषि तुमने बहुत अच्छा हलवा बनाया है, मजा ही आ गया। मधु देवी भी आरुषि के हलवे की तारीफ करती है, लेकिन बस माया ही कुछ नहीं कहती। सभी के नाश्ते के बाद मधु देवी और माया रोहित आरुषि को उपहार देते हैं। दादी भी आरुषि को एक सोने का हार देती है, जिसे देखकर माया को तो मुंह बन जाता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती, क्योंकि दादी के सामने कुछ कहने की उसके हिम्मत नहीं थी। बेमन से आरुषि सभी गिफ्ट को एक्सेप्ट करती है, हालांकि उसे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, वह बस पेमेंट से उन सभी रस्मों को निभा रही थी। दादी, मुझे बहुत अच्छा लगा हलवा, इसलिए मैं उपहार के साथ मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे कुछ और भी मांगो, और जो तू मांगेगा मैं वह तुम्हें दूंगी। देखो बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी शादी किस हालत में हुई है, लेकिन अब तुम इस खानदान की बहू हो, अनिरुद्ध की पत्नी हो, तो इसे अब तुम एक्सेप्ट कर लो। और अब तुम ये बताओ कि तुम्हें ऐसा क्या उपहार चाहिए जो तुम्हारे मन का हो। उसके मन का। ये सुनते हैं आरुषि की आंखों में एक चमक आ जाती है, और शायद उसे एक मौका मिल गया था अनिरुद्ध के चंगुल से निकलने का, या फिर कुछ पाल के नहीं सही इस घर से और उससे दूर रहने का। आरुषि, क्या मैं जो मांगूंगी वह मुझे मिलेगा? आरुषि के सवाल पर हर कोई खामोश रह जाता है, और वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध अपने केबिन में काम कर रहा होता है, और तभी अचानक से उसके सामने आरुषि की झलक आ जाती है कि किस तरह से आज वह दोनों बाथरूम में एक टब में एक साथ इतनी क्लोज थे। अनिरुद्ध हल्का सा मुस्कुराने लगता है, और उसी पल नैना केबिन में एंटर करती है, और अनिरुद्ध को यह मुस्कुराते हुए देखकर वह चौंक जाती है, क्योंकि अनिरुद्ध बिना बात के मुस्कुरा रहा है। ये नैना के लिए डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल था। अब वह थोड़ी इनसिक्योर हो रही थी कि कहीं इसके पीछे का कारण उसकी पत्नी तो नहीं। नैना मुस्कुराती है, अपने कोट में से वह मंगलसूत्र निकलती है और अनिरुद्ध के सामने टेबल पर उससे थोड़ी सी आहट करती है। अनिरुद्ध अपने ख्यालों से बाहर आता है और वह नैना को देखा है। नैना उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए मंगलसूत्र को टेबल पर छोड़ देती है। नैना सामने चेयर पर बैठते हुए एक फ्लर्टी टोन में कहती है, अनिरुद्ध, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे कारण सब कुछ भूल जाते हो, लेकिन इतना तो ध्यान रखा करो कि अपना सामान मेरे घर पर ना भूल करो। तुम्हें पता है, तुम इस मंगलसूत्र को उसे बिस्तर पर छोड़कर चले गए थे, जहाँ हमने एक बहुत खूबसूरत रात बिताई। अनिरुद्ध हल्का सा मुस्कुराता है और उस मंगलसूत्र को अपनी जेब में रख लेता है। नैना, वैसे कल तुम्हारी फर्स्ट नाइट थी और तुम मेरे साथ थी, तुम्हारी बीवी ने कुछ पूछा नहीं कि तुम कल रात कहाँ थे? अनिरुद्ध, सीरियस टोन, नहीं, और वह क्यों पूछेगी, उसे इतना हक नहीं है। अनिरुद्ध के जवाब पर नैना मुस्कुराते हुए कहती है, सिर्फ हक की बात नहीं अनिरुद्ध, उसे इंटरेस्ट भी नहीं होगा। अब सोचने वाली बात है ना, एक लड़की जिसके शादी जबरदस्ती हुई है, ये एक ऐसे इंसान से जिसके भाई के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की थी, और जो तुमसे भी लड़ गई थी, और उसे लड़की को तुमने खरीद लिया, तुमने उसे अपना गुलाम बोला। उस लड़की को तुम्हारी क्यों फिक्र होगी? और शायद यही तो वजह है कि एक लड़की जिसके लिए उसका मंगलसूत्र सबसे ज्यादा खास होता है, उसने शादी की पहली रात निकल कर फेंक दिया, तभी तो तुम उसे अपनी जेब में रख कर ले आए। नैना के इस ब्रूटल जवाब पर अनिरुद्ध उसे सीरियस नजरों से देखा है, जिस पर नैना मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे ऐसे मत देखो अनिरुद्ध, तुम्हारी सीरियस नजरें भी मुझे तुम्हारा दीवाना बना रही है, लेकिन मैंने जो कहा वह सही है ना। अब मैं लड़की हूँ, इतना तो समझता हूँ कि क्या हुआ होगा शादी की पहली रात तुम मेरे साथ नहीं होते। अनिरुद्ध अपनी चेयर से उठता है और वह नैना के पास जाकर उसके चेहरे को पढ़कर गुस्से से कहता है, मैं किसी लड़की के साथ हूँगा और किसके साथ नहीं, यह मैं डिसाइड करता हूँ, वह लड़की नहीं।
वह मेरी पत्नी जरूर है, लेकिन फिर भी आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हर। मुझे नहीं फर्क पड़ता उससे उसकी अकड़ तोड़ने के लिए और उसे उसकी असलियत दिखाने के लिए मैंने उससे शादी की। तुम्हें लगता है कि मुझे शादी रिश्तों में कोई इंटरेस्ट है? बिल्कुल भी नहीं। मुझे कल की रात तुम्हारे साथ ही बितानी थी, इसलिए मैं आया। अगर मुझे नहीं बतानी होती तो मैं नहीं आता, इसलिए आप बार बार उसका जिक्र करना बंद करो। अनिरुद्ध के जवाब से नैना के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और उसकी इनसिक्योरिटी जो से थोड़ी देर पहले हुई थी वह खत्म हो जाती है। जब अनिरुद्ध से यह कहता है कि उसे आरुषि में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो उससे साफ सही है कि उनके बीच में कोई रिलेशनशिप भी नहीं बना है, और यह नैना के लिए एक बहुत बड़ा रिलीज था। नैना अनिरुद्ध का हाथ अपने चेहरे से हटती है और वह खड़ी होकर अनिरुद्ध से क्लोज होकर कहती है, आई एम सॉरी, तुम तो गुस्सा हो गए। मैं तो बस यूं ही कह रही थी। चलो अब ये गुस्सा छोड़ो और चाय पीते हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ तुम भी। उसके बाद हमारे पास आज बहुत कम है, आज तुम लेट तक ही घर जाओगे। अनिरुद्ध, आई नो। सोफे पर एक दूसरे के सामने बैठकर नैना और अनिरुद्ध चाय पी रहे थे और तभी नैना अनिरुद्ध से पूछती है, वैसे उसे केस का क्या हुआ, क्या वह बंद हो गया? अनिरुद्ध नैना के सवाल पर हंसते हुए कहता है, वह तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन मैंने आरुषि को उसके घर से उठाया था। 1 करोड़ रुपए उसकी फैमिली को दिए और 50 लाख उसे लड़के के घर भिजवा दिए। अनिरुद्ध की बात सुनकर नैना के चेहरे पर एकदम से गंभीरता जाती है और चाय के कप को टेबल पर रखकर वह अनिरुद्ध से कहती है, अनिरुद्ध, आखिर वह लड़का कौन है जिसके लिए आरुषि इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रही थी, जिसके लिए आरुषि तुमसे बभी गई थी? क्या रिश्ता है आरुषि का उसे लड़के के साथ? क्या तुम्हारे दिमाग में सवाल कभी नहीं आया आखिर वो उस रात आरुषि के साथ लड़का कौन था? चाय पीते पीते अनिरुद्ध एकदम से रुक जाता है और अपनी गहरी और सीरियस नजरों से नैना की तरफ देखा है, जैसे कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, और वह एक दम से चाय का कप टेबल पर रख देता है। उसकी रेस्टलेसनेस देखकर नैना भी कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर इस सवाल से इतना क्या असर हो रहा है अनिरुद्ध पर। एपिसोड 8 आई वॉन्ट टू किस यू। नैना ने अनिरुद्ध के दिमाग में एक शक डाल दिया था और वह चीज अनिरुद्ध को कहीं ना कहीं परेशान भी कर रही थी। उसने पहले कभी उसे कनेक्शन पर ध्यान ही नहीं दिया कि आखिर सुशांत आरुषि का ऐसा क्या लगता है कि इसके लिए वह इतने बड़े बिजनेसमैन से लड़ गई थी और इसके लिए उसने 1 करोड़ रुपए का ऑफर ठुकरा दिया। अनिरुद्ध के चेहरे पर एक रेस्टलेसनेस आ गई थी जिसे देखकर नैना उसे कहते हैं, क्या हुआ, अचानक से परेशान क्यों लग रहे हो? क्या मैंने कुछ ऐसा कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था? क्या सच में तुम ये सोचकर परेशान हो रहे हो कि सुशांत का आरुषि से क्या रिश्ता होगा? मेरा मतलब कि अगर रिश्ता दोस्ती से ज्यादा हुआ तो अगर वह उसका बॉयफ्रेंड। नैना इससे आगे कुछ कहती कि तभी अनिरुद्ध नैना पर गुस्सा से चिल्लाते हुए कहता है, शट अप, अब ऐसे फालतू बातें मत करो। अब वह लड़की मेरी पत्नी है और मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे किसी और लड़के के साथ उसका नाम जोड़ो। मुझे नहीं पता कि उसका उसके साथ क्या रिश्ता था, लेकिन अब हकीकत यह है कि अब आरुषि का रिश्ता सिर्फ मेरे साथ है। वह मेरी पत्नी है, मेरे अलावा उसे पर कोई और हक नहीं रख सकता। उसका सबसे बड़ा रिश्ता मेरे साथ है। अनिरुद्ध के गुस्से को देखकर नैना हैरान रह जाती है, लेकिन वह आगे कुछ भी नहीं कह पाती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अनिरुद्ध अचानक से आरुषि के लिए इतना पजेसिव क्यों हो रहा है, क्योंकि एक रात तो पहले वह ये कह रहा था कि उसकी पत्नी जरूर है लेकिन गुलाम भी। तो फिर अचानक से इतना पति वाला हक क्यों जाता रहा है? क्योंकि अनिरुद्ध बहुत गुस्से में था, इसलिए नैना उसके गुस्से को और नहीं बढ़ाना चाहती थी। वह उसके पास जाती है और उसके हाथ को पकड़कर कहती है, आई एम सॉरी, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। चलो अब हम इस टॉपिक को दोबारा नहीं छेड़ेंगे। नैना अनिरुद्ध के गाल पर किस करती है और उसके कॉलर को सही करते हुए कहती है, आज तो बहुत कम है अनिरुद्ध, मैं जाकर मीटिंग्स की तैयारी करती हूँ। आज तो 12 बजे से पहले हम फ्री नहीं होने वाले। अनिरुद्ध, हाँ ठीक है, तुम जो, मैं भी आता हूँ। नैना के जाने के बाद अनिरुद्ध मोबाइल निकालता है और किसी को कॉल कर कर कहता है, सुशांत, इस लड़की के बारे में पता लगा मुझे, इसके बारे में एक एक डिटेल चाहिए। अनिरुद्ध कॉल कट करता है और मोबाइल को गुस्से से टेबल पर रखते हुए कहता है, सुशांत, अब तुम मुझे जानना है कि आखिर ऐसा क्या रिश्ता है तुम्हारा मेरी पत्नी के साथ जिसके लिए उसने मुझसे पंगा लिया, 1 करोड़ रुपए का ऑफर ठुकरा दिया। लेकिन जब तक मैं उनकी सच्चाई नहीं जान लेता मुझे आरुषि को ये पता नहीं लगने देना होगा कि मेरे मन में यह सवाल आ गया है, क्योंकि वह सतर्क हो जाएगी और वह मैं नहीं चाहता।
तारांकन। रात के 11 बजे बज रहे थे। आरुषि कमरे की खिड़की के बाहर चांद को निहार रही थी। उसके चेहरे पर एक सुकून था, क्योंकि एक तो उसे यह पता चल गया था कि शायद अनिरुद्ध आज बहुत लेट आएगा या फिर आएगा ही नहीं, और दूसरी उसकी वह मांग जो उसने दादी से की थी और उसे दादी ने एक्सेप्ट कर लिया है। हालांकि अभी भी वह थोड़ी उलझन में है, क्योंकि वह जानती है कि जब ये बात अनिरुद्ध को पता चलेगी तो उसका रिएक्शन बहुत खतरनाक होने वाला है, क्योंकि कुछ ऐसा होने वाला है जो पहली बार अनिरुद्ध के खिलाफ होगा। घर का हर फैसला अनिरुद्ध लेता है, लेकिन ऐसा पहली बार होगा जब कोई फैसला दादी लेगी, और वह भी आरुषि के पक्ष में। और वह मांग अनिरुद्ध कभी भी नहीं चाहेगा कि आरुषि की पूरी हो, क्योंकि अनिरुद्ध कभी भी आरुषि को अपनी उसे दुनिया से आरुषि की दुनिया में नहीं भेजना चाहेगा। आरुषि उदास टोन, मुझे नहीं पता फाइनल डिसीजन क्या निकलेगा, लेकिन फिर भी मैं यहीं पे करूंगी कि जो मैंने मांगा है वह मुझे मिले। मैं जानती हूँ कि जब अनिरुद्ध को पता चलेगा तो बहुत गुस्सा करे, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता उसके गुस्से करने से। उसकी जितनी नफरत दिखानी है दिखाए, जितना गुस्सा करना है कर ले। वैसे भी उसने मुझे खरीदा है ना, उसके बाद ही तो उसने मुझे अपनी पत्नी बनाया है। पहले तो मुझे वह कुछ नहीं बन सका। मेरे लिए वह कोई भी नहीं है, और मैं उसकी इस दुनिया में नहीं रह सकती। अगर कुछ चंद घंटे मुझे उससे दूर रखते हैं, उसके परिवार से दूर रखते हैं, तो मेरे लिए इससे बड़ा सुकून कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। और शायद इस बहाने से कुछ पल के लिए मैं सुशांत को भी निहार लूं। गाड़ी के हॉर्न की आवाज आती है और आरुषि देखती है कि यह तो अनिरुद्ध की कार है और वह गाड़ी से उतर रहा है। आरुषि हैरान हो जाती है कि यह तो घर पर ही नहीं आने वाला, तो फिर अचानक से इतनी जल्दी कैसे? उसका बिल्कुल सामना नहीं करना चाहती थी, वह उससे दूर रहना चाहती थी। वह अपनी साड़ी को ठीक करती है और उसके बाद बेड के लेफ्ट साइड के बिल्कुल कॉर्नर पर जाकर लेट जाती है और अपने आप को कंबल से पूरी तरह से कवर कर लेती है। वैसे तो उसे अनिरुद्ध पर विश्वास नहीं था, लेकिन फिर भी एक सेकंड के लिए वह सोच रही थी कि शायद उसे नींद में सोता हुआ देखकर उसे परेशान ना करें। कमरे का दरवाजा खुलता है। आरुषि के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। वह अपने मुट्ठी को कसकर भींच लेती है। अनिरुद्ध की नज़र बेड पर सोती हुई आरुषि पर जाती है। वह आरुषि के बेड की साइड जाता है और उसे सोते हुए देखता है। आरुषि पूरी एक्टिंग कर रही थी कि वह गहरी नींद में है। वह महसूस कर रही थी कि जैसे अनिरुद्ध उसके पास ही खड़ा है और वह उसे देख रहा है। कुछ देर बाद अनिरुद्ध वॉशरूम से आता है। उसने शर्ट नहीं पहन रखी थी, सिर्फ एक पैंट पहन रखी थी। अपने गीले बालों में हाथ फेरते हुए वह बेड पर जाता है और आरुषि के ऊपर से वह ब्लैंकेट को हटाता है। वह आरुषि की कमर पर हाथ रखता है। जैसे ही आरुषि महसूस करती है, उसके दिल की धड़कन एकदम से बढ़ जाती है। हालांकि वह कोई गलती नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह अपने आप को कंट्रोल कर रही थी। अनिरुद्ध आरुषि के फेस को टर्न करके अपनी तरफ करता है। आरुषि के चेहरे पर बालों की लटें आ गई थी, जिसे अनिरुद्ध बड़े आराम से उसके कान के पीछे करता है। उसके बाद वह उसके चेहरे को धीरे से छूता है। उसकी आंखें आरुषि के होठों को देखती हैं और उस वक्त वह अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाता। वह धीरे धीरे आरुषि के चेहरे के करीब जाता है। आरुषि अनिरुद्ध की सांसों को महसूस कर रही थी। वह समझ रही थी कि अनिरुद्ध का चेहरा उसके चेहरे के बहुत करीब है। अनिरुद्ध आरुषि के होठों पर उंगलियां को फेरता है। वो ऐसे देख रहा था कि वो उन्हें चखना चाहता है। अनिरुद्ध हल्का सा मुस्कुराता है और उसके बाद वह आरुषि के सर के नीचे एक तकिया रखता है और फिर वह आरुषि के ऊपर आता है और अपने सर को हल्के से, ताकि आरुषि जगे नहीं, उसकी चेस्ट पर रखता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसने फर्स्ट नाइट पर किया था। वह आरुषि से लिपट गया था। वह आरुषि का एक हाथ अपने बैक पर रखता है और दूसरा हाथ अपने सर पर रखता है, और उसके बाद आरुषि को खुद भी उसकी कमर से पकड़कर कुछ ही सेकंड में एक गहरी नींद में सो जाता है। कुछ देर बाद आरुषि अपनी आंखें खोलती है और वह देखती है कि अनिरुद्ध उससे लिपटकर सो रहा है, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और अपने ऊपर से अनिरुद्ध को हटाने की कोशिश करती है, जो कि उसके लिए मुश्किल था। अब उसके पास ऐसे ही सोने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। अगली सुबह आरुषि अपनी आंखें खोलती है। वह देखती है कि जैसे वो कल रात को वह सोई थी, अब वह वैसी नहीं है। अनिरुद्ध उसके बराबर में उसके पीछे सोया हुआ है। उसका एक हाथ आरुषि के सर के नीचे है और उसने अपने दूसरे हाथ से आरुषि की कमर को कसकर पकड़ हुआ है, और आरुषि के साड़ी का पल्लू उसके चेस्ट पर नहीं है, बल्कि वह अनिरुद्ध के सर के नीचे है।
आरुषि धीरे से अनिरुद्ध का हाथ अपनी कमर से हटाती है और वह धीरे धीरे खड़ी होती है। उसका पल्लू और उसी के सर के नीचे था और वह बहुत ही संभाल कर अपने पल्लू को खींचने की कोशिश करती है। वह नर्वस भी हो रही थी, कहीं अनिरुद्ध जग न जाए। अनिरुद्ध के सर से पल्लू निकालने में आरुषि कामयाब हो गई थी और वह जैसे ही अपने पल्लू को संभाल कर मुड़कर जाने लगती है कि तभी अनिरुद्ध उसकी कलाई को पकड़कर उसे पीछे खींचता है और उसकी दोनों कलाइयों को पकड़कर उसके ऊपर आ जाता है। आरुषि कल रात को जैसे तैसे अनिरुद्ध की क्लोजनेस में से बच गई थी, लेकिन अब वह कैसे बचे उसे समझ नहीं आ रहा था। आरुषि नर्वस, अनिरुद्ध मेरा हाथ छोड़ो और मेरे ऊपर से हटो। देखो 8 बजे बज गए हैं, घर के सभी लोग जाग चुके हैं, मुझे भी नहा कर किचन में जाना है। मैं कल की तरह लेट नहीं होना चाहती, मेरे कारण कल सब लोगों ने देरी से नाश्ता किया था। अनिरुद्ध आरुषि की एक कलाई छोड़ता है और उसके चेहरे को टच करते हुए कहता है, सभी लोग तुम्हारे कारण परेशान ना हो जाए, मतलब तुम्हें सभी की चिंता है, सिर्फ अपने पति की नहीं है। तुम्हारा पति तुम्हें अपनी बाहों में लेकर इतने प्यार से सो रहा है, वह भी ऐसा पति जिसका असली रूप तुम जानती हो। उसके बावजूद तुम मुझे छोड़कर बचकर भाग रही थी। फ्लर्ट टोन, तुम कब तक भागोगी आरुषि? तुम्हें क्या लगता है, क्या पूरी जिंदगी हमारे बीच में यही रिश्ता रहेगा? कभी ना कभी तो हमारे बीच की दीवार टूटेगी ना। अब मैं तुम्हें समय दिया है, कहा है कि जब तक तुम नहीं चाहोगी हम उसे लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह कभी नहीं होगा चाहता। मैं तुम्हें गुलाम बनाकर भी सब कुछ कर सकता था, लेकिन पत्नी बनने का हक दिया, इसलिए तुम भी उसे हक को निभाओ। आरुषि घबराते हुए, क्या मतलब? तुम जो कह रहे हो मैं करने तो लगी हूं, तो फिर अब क्या? अनिरुद्ध अपने चेहरे को आरुषि के चेहरे के करीब लेकर जाता है, अपनी नाक से आरुषि की नाक को टच करते हुए कहता है, भले ही हम उसे लेवल पर अभी नहीं जा रहे, लेकिन फिर भी थोड़ा तो हमें होना ही चाहिए ना। तुम समझ रही हो ना, कुछ कोजी मोमेंट, थोड़ी क्लोजनेस, ये तो हमारे बीच में होना चाहिए। अनिरुद्ध की बातों से आरुषि पैनिक कर जाती है, उसके चेहरे पर पसीना आ जाता है। अनिरुद्ध आरुषि को देखकर मुस्कुराता है। हालांकि पहले तो अनिरुद्ध आरुषि को डराने के लिए सब कुछ करता था, उसके करीब जा रहा था, लेकिन अब तो वह सच में आरुषि के करीब जाना चाहता है, उसे महसूस करना चाहता है। वह एक अफेक्शन जो उसे पहले कभी किसी से नहीं हुआ, वह उसे आरुषि से हो रहा है। वह आरुषि की अटेंशन चाहता है। अनिरुद्ध आरुषि और अपने बीच की दूरी को पूरी तरह से खत्म कर देता है। वह अपने शरीर को आरुषि के शरीर पर पूरा टेक देता है और उसके चेहरे को पढ़कर उसके आंखों में देखते हुए एक धीमी आवाज में कहता है, आई वॉन्ट टू किस यू। ये तो हम कर ही सकते हैं, तुम इसके लिए मना नहीं कर सकती। आरुषि हैरान रह जाती है, वह कुछ नहीं समझ पा रही थी और अनिरुद्ध धीरे धीरे उसके होठों के करीब जा रहा था। उसकी सांसें तेज हो गई थी, उसने अपनी आंखें बंद कर लेती है, अपनी मुट्ठी को भींच लेती है। अनिरुद्ध के होंठ आरुषि के होठों को छूने जा ही रहे होते हैं कि तभी दरवाजे पर जोर से नोक होता है और जिसके कारण उनके इंटिमेसी में एक ब्रेक लग जाता है। अभी तो है अनिरुद्ध बहुत ही रोमांटिक मूड में और बहुत ही अच्छे से आरुषि से बात कर रहा है, लेकिन क्या होगा जब उसे पता चलेगा आरुषि की उस मान का, और पहली बार आरुषि के फैसले के खिलाफ घर में कुछ ऐसा होगा जो आज से पहले नहीं हुआ। एपिसोड 9, आरुषि वॉन्ट्स टू गो टू कॉलेज। अनिरुद्ध और आरुषि के बीच में एक बहुत ही कोजी मोमेंट हो रहा था, लेकिन इस पल कमरे का दरवाजा कोई खटखटाता है, जिससे उनके उसे मोमेंट में एक ब्रेक लग जाता है। लेकिन आरुषि एक रिलीफ महसूस करती है, शायद वह जो प्रे कर रही थी वह उसकी भगवान ने सुन ली थी और उनको डिस्टर्ब करने के लिए कोई आ गया था। अनिरुद्ध एक फ्रस्ट्रेटेड टोन में कहता है, व्हाट द हेल, अभी आना था क्या? एक पति पत्नी अगर कमरे से बाहर नहीं आए, उनके कमरे का दरवाजा बंद है, तो थोड़ा लोगों को समझना चाहिए ना। आरुषि हाथों से हल्के से अनिरुद्ध को पुश करते हुए कहती है, मैंने तुम्हें बताया था ना कि कल ही मैं लेट हो गई थी, इसलिए शायद तुम्हारी मम्मी ने किसी नौकर को भेजा होगा। चलो हटो, मुझे जाने दो, मैं उन्हें और लेट नहीं करवाना चाहती। अनिरुद्ध आरुषि की तरफ देखकर अपने आईब्रो उठता है और एक सार्कास्टिक टोन में कहता है, तुम तो इंतजार कर होगी कोई आए, तुम मुझसे बचकर भाग रही हो, तुम तो शायद यही चाह रही होगी। आरुषि के होठों पर धीमे से अपनी उंगलियों को फेरते हुए अनिरुद्ध कहता है, लेकिन मेरा अभी मूड नहीं है तुम्हें कहीं जाने देने का, इसलिए चुपचाप से ऐसे ही रखो, और जो दरवाजा खटखटा रहा है वह कुछ देर में खुद चला जाएगा। मैं कुछ वक्त अपनी पत्नी के साथ बिताना चाहता हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा तुम्हारे करीब रहने दो।
आरुषि अब नर्वस हो रही थी। अनिरुद्ध पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। अनिरुद्ध फिर से आरुषि के होठों की तरफ देखकर उसके करीब जाने लगता है और तभी खटखटा की आवाज फिर से आती है। अनिरुद्ध रुक जाता है, गुस्से से दरवाजे की तरफ देखते हुए कहता है, लगता है आज किसी को अपना दिन खराब करना है। बाहर से एक आवाज आती है, अनिरुद्ध भैया, आपको और भाभी को अभी दादी ने अपने कमरे में बुलाया है, जल्दी पहुंचिए। अनिरुद्ध कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर दादी ने इतनी सुबह उसे और आरुषि को अपने कमरे में क्यों बुलाया है। वह आरुषि की तरफ देखता है और आरुषि एक ऐसे एक्सप्रेशन देती है जैसे उसे भी कुछ नहीं पता, लेकिन वह अच्छी तरह से समझ गई थी कि दादी ने उन दोनों को अपने कमरे में उस बात को बताने के बुलाया है जो कल आरुषि ने उनके सामने रखी थी। वह मांग जैसे आरुषि पूरी करवाना चाहती है। तारांकन। कुछ देर बाद अनिरुद्ध और आरुषि दोनों दादी के कमरे में पहुंचते हैं। वह देखते हैं कि कमरे में घर के बाकी लोग भी मौजूद हैं। वैसे तो घर का माहौल उनका वैसे ही बहुत सीरियस रहता है, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही गंभीर थे। दादी सोफे की तरफ इशारा करते हुए अनिरुद्ध और आरुषि से कहती है, आओ बैठो, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। सोफे पर बैठते हुए अनिरुद्ध दादी की तरफ देखकर कहता है, क्या हुआ दादी, अचानक से आपने हमें यहाँ बुलाया? मेरा मतलब है कि ऐसा पहली बार हो रहा है, सब ठीक तो है ना? क्या कुछ ऐसा है जो मुझे छुपाया गया है? माया एक रूड टोन में अनिरुद्ध से कहती है, भाई वैसे तो आज तक इस घर की बड़ी से बड़ी बात से लेकर छोटी से छोटी बात आपसे नहीं छुपाई जाती। आप घर से कितने भी दूर क्यों ना हो, चाहे आप किसी दूसरी कंट्री में भी क्यों ना हो, फिर भी आपको इस घर की हर बात पता होती है। लेकिन हाँ, कल कुछ ऐसा हुआ है जिसे आपको नहीं बताया गया और उसे ही बताने के लिए दादी ने आपको और आरुषि को यहाँ बुलाया है। माया के इस बात पर अनिरुद्ध आरुषि को देखता है जो चुपचाप से बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर डर नजर आ रहा था। उसने अपने हाथों को इंटरलॉक कर रखा था। उसका एक पैर नर्वसनेस के कारण धीरे धीरे मूव हो रहा था और उसी के उसी रिएक्शन को देखकर अनिरुद्ध इतना तो समझ गया था कि जो कुछ भी है वह आरुषि से जुड़ा हुआ है। अनिरुद्ध, बताइए दादी, आखिर क्या बात है जिसके कारण आपने हमें इतनी सुबह यहाँ बुलाया है, और खासकर आरुषि को भी? दादी, अनिरुद्ध, अब आरुषि तुम्हारी पत्नी है, वह इस घर का सदस्य बन चुकी है और उसका अब तुमसे जीवन भर का रिश्ता है। इसकी सारी जिम्मेदारियां अब तुम्हारी है। इसकी खुशी दुख जो भी है वह तुम्हारा है, इसलिए तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि तुम्हारी पत्नी की क्या जरूरत है। अनिरुद्ध, कंफ्यूज, दादी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप इतना घुमा फिरा कर क्यों बोल रही है? साफ साफ कहिए कि क्या बात है। क्या आरुषि ने कुछ ऐसा कहा है जो उसे नहीं कहना चाहिए था? गुस्से से आरुषि की तरफ देखते हुए। दादी, नहीं अनिरुद्ध, आरुषि ने कुछ ऐसा नहीं कहा है जो उसे नहीं कहना चाहिए था, बल्कि उसने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। ठीक है, अब मैं बात को ज्यादा नहीं घुमाऊंगी। बात यह है, आरुषि पढ़ना चाहती है, वह अपने कॉलेज जाना चाहती है और हमने ये तय किया है उसकी पढ़ने की उम्र है, वह कॉलेज जाने वाली लड़की है। हम उसको घर नहीं बिठा सकते, इसलिए आरुषि कल से अपने कॉलेज दोबारा जाएगी और यह हमारा फैसला है जिसे तुम भी नहीं बदल सकते। दादी की बात सुनते ही अनिरुद्ध गुस्से से आरुषि की तरफ देखता है। इसकी आंखें आरुषि पर टिक गई थी, लेकिन आरुषि अपनी नजरें अनिरुद्ध से नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी वह महसूस कर रही थी कि वह उसी की तरफ गुस्से से देख रहा है। अनिरुद्ध दादी की तरफ देखकर गुस्से से कहता है, आरुषि पढ़ना चाहती है और यह बात घर में हो चुकी है और मुझे आज बताई जा रही है और आपने फैसला भी ले लिया। और यह बात आपको किसने कहा कि वह पढ़ना चाहती है? अचानक से यह कॉलेज का टॉपिक क्यों उठ रहा है? इस बात का कोई और जवाब दे, इससे पहले माया सार्कास्टिक टोन में कहती है, भाई आप इस बात का जवाब किसी और से क्यों मांग रहे हैं? इसका जवाब आप अपनी खरीदी हुई पत्नी से मांगिए। माया की टोन पर अनिरुद्ध गुस्से से उसकी तरफ देखकर कहता है, माया तमीज से बात करो, भूलो मत यह मेरी पत्नी है। आज ऐसी बातें बोलता है, आइंदा मत बोलना। अनिरुद्ध का जवाब सुनकर माया हैरान रह जाती है। वह मधु देवी की तरफ देखता है और मधु देवी माया को शांत रहने का इशारा करती है। माया, मुझे माफ करना भैया, मैं बस ये कहना चाह रही थी कि यह जो पढ़ने वाला आइडिया है और यह कॉलेज जाने वाला आइडिया है, ये किसी और का नहीं, आपकी पत्नी का ही है। ये चाहती है कॉलेज जाना।
कल पहली रसोई में उन्होंने बादाम का हलवा बनाया था जो दादी को बहुत पसंद आया, तो उन्होंने आरुषि से कहा कि वह कोई अपनी इच्छा मांगे जो वह चाहती है, और आरुषि ने बहुत ही अच्छे से इसका पूरा फायदा उठाकर कहा कि वह अपने कॉलेज लाइफ वापस जाती है। वह बेशक की घर की बहू है, आपकी पत्नी है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें एक सिंपल लड़की वाली लाइफ चाहिए जो पहले जिया करती थी, मतलब सोने के महल में भी इन्हें वह झुगी झोपड़ी वाली जिंदगी चाहिए। एपिसोड 10 I don't want any of your friends to be boys। हर कोई जानने के लिए यह उत्सुक था कि आखिर अनिरुद्ध क्या फैसला लेगा, और सबसे ज्यादा क्यूरोस आरुषि हो रही थी क्योंकि यह उसकी आखिरी उम्मीद थी। अगर उसे कॉलेज जाने का मौका मिलता है तो कुछ घंटे के लिए ही सही वह अनिरुद्ध उसकी फैमिली और उसके घर से दूर रहेगी, कुछ घंटे के लिए ही सही, लेकिन एक नॉर्मल लड़की की लाइफ जिएगी, और शायद उन पलों में वह अपने सबसे करीबी अपने प्यार सुशांत को देखेगी। वह नहीं जानती थी कि जब ये बात सुशांत को पता चलेगी कि उसकी शादी हो गई है तो वह कैसे रिएक्ट करेगा। क्या वह आरुषि को गलत समझेगा या सही समझेगा? सुशांत उससे बात करेगा भी या नहीं, या उससे अपना हर रिश्ता तोड़ देगा? लेकिन बस वह इतना चाहती थी कि वह एक नज़र सुशांत को देख ले, क्योंकि अब उसके लिए कोई और नहीं मैटर करता था। कुछ घंटे के लिए वह अनिरुद्ध की कैद से बाहर होकर खुले आसमान में सांस लेगी, उसके लिए ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था। दादी, तो अनिरुद्ध क्या फैसला है तुम्हारा? हम जानते हैं कि इस घर में तुम्हारे पिता के बाद तुम फैसला लेते आए हो, लेकिन इस बार यह फैसला हमने लिया है। तुम्हें थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन इस बार मैं चाहती है कि यह बात सुनी जाए। जिस तरह से माया इस घर की बेटी है, उसके सारे जरूरत का ध्यान रखा जाता है, हर ख्वाहिश पूरी की जाती है, वैसे ही अब आरुषि इस घर की बहू है, वह इस घर को वारिस देगी, इस घर के कुल को आगे बढ़ाएगी, तो इसलिए आरुषि की ख्वाहिश, उसकी इच्छा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। घर के वारिस की बात पर अनिरुद्ध आरुषि की तरफ देखकर एक सार्कास्टिक स्माइल करता है। अनिरुद्ध आरुषि की तरफ देखकर कहता है, ठीक है, मैं आपके फैसले से सहमत हूँ दादी, आखिर आरुषि मेरी पत्नी है, जितनी इस घर की बेटी की ख्वाहिश इम्पोर्टेंट है उतनी बहू की भी। अनिरुद्ध का फैसला सुनकर दादी के अलावा घर के सभी मेंबर चौंक जाते हैं, जहां पर आरुषि ये देखकर हैरान रह जाती है कि अनिरुद्ध इतनी जल्दी कैसे मान गया। वहीं पर मधु देवी और माया भी हैरान रह जाते हैं। अनिरुद्ध, मैं किसी अच्छे कॉलेज में आरुषि का एडमिशन करवा देता हूँ, उसके बाद वह कॉलेज ज्वाइन कर सकती है। जैसे अनिरुद्ध किसी दूसरे कॉलेज की बात करता है, आरुषि तुरंत बोल पड़ती है, नहीं, मैं किसी दूसरे कॉलेज में नहीं जा सकती, मैं अपने ही कॉलेज में जाऊंगी जिसमें मैं फिलहाल पढ़ रही हूँ। अभी तक तो आरुषि बिल्कुल खामोश थी, एक शब्द नहीं बोल रे पा रही थी, और अचानक से बोल पड़ी। आरुषि के अचानक से बोलने पर अनिरुद्ध आरुषि की तरफ देखकर गुस्से से कहता है, क्या कहा तुमने? तो तुम अपने उसे पुराने कॉलेज जाना चाहोगी? क्या तुम भूल गई हो कि तुम किसकी पत्नी हो और किस खानदान की बहू हो? तुम राणा खानदान की बहू, अनिरुद्ध राणा की पत्नी। उसे मामूली से कॉलेज में नहीं जाने दूंगा मैं। तुम्हें गोवा के बेस्ट कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन होगा, जब पढ़ना ही है तो अच्छे से पढ़ो। अनिरुद्ध की बात पर सभी एग्री कर रहे थे, लेकिन आरुषि उन्हें कैसे समझाएं कि कॉलेज जाने का कारण सिर्फ पढ़ाई नहीं है, एक इंसान भी है। आरुषि हिचकी चाहते हुए अनिरुद्ध से कहती है, मैं जानती हूँ, लेकिन बात यह है कि जिस कॉलेज की आप लोग बात कर रहे हैं वह इंग्लिश मीडियम है, और मैं हमेशा से हिंदी मीडियम पढ़ी हूँ, मैं इंग्लिश नहीं संभाल पाऊंगी। मैं बहुत नॉर्मल इंग्लिश जानती हूँ, मैं पूरी पढ़ाई इंग्लिश में नहीं कर पाऊंगी। आरुषि पढ़ने में बहुत होशियार थी, लेकिन यहाँ उसने झूठ बोला क्योंकि यही कारण था उसका उन कॉलेज से बचने के लिए, और आरुषि की इस बात पर दादी सहमत दिखाते हुए कहती है, अगर ऐसी बात है तो फिर उसको उसी कॉलेज में जाना सही है, नहीं कॉलेज में जाकर इसकी पढ़ाई खराब हो, इससे बेहतर है कि यह वही जाए जहां हमेशा जाती है। आरुषि, कल से तुम अपने कॉलेज को वापस ज्वाइन कर सकती हो, तुम्हारी बुक्स वगैरह जो भी है उन्हें अपने माता पिता के घर से जाकर ले आना। आरुषि, जी दादी, जी दादी कहते हुए आरुषि के शब्दों में एक अलग ही खनक थी जो पिछले 2 दिन से गायब थी। वह खुश थे पर दिख नहीं सकती थी। माया का तो चेहरा उतर गया था, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि अनिरुद्ध उसकी बात को मना कर देगा। अनिरुद्ध उठते हुए कहता है, तो अब जब डिसाइड हो चुका है तो आप इस मीटिंग को यहीं खत्म किया जाए, और आरुषि मेरे साथ चलो, मुझे कुछ देर में ऑफिस के लिए निकलना, इसलिए मेरी आकर मदद करो।
आरुषि जानती थी कि समय अनिरुद्ध में बहुत गुस्सा है, उसने हाँ जरूर कहा है लेकिन उसे खुशी नहीं है, इसलिए इस समय अनिरुद्ध के गुस्से से बचने के लिए वह कहती है, मैं बस 5 मिनट में आई, मेरा मतलब है आप जाकर नहाओ है, तब तक मैं नाश्ता बना देती और उसके बाद आपके कपड़े भी निकाल दूंगी। अनिरुद्ध गुस्से से आरुषि की तरफ देखते हुए कहता है, आरुषि नाश्ता कुक बना लेगा, तुम मेरे साथ चलो, जितना कहा गया है उतना करो क्योंकि मैं फैसला अभी भी बदल सकता हूँ और मुझे कोई रोकेगा भी नहीं। आरुषि किसी भी हालत में यह नहीं चाहती थी कि अनिरुद्ध गुस्से में आकर यह फैसला बदले, इसलिए कुछ चुपचाप उसके साथ दादी के कमरे से बाहर जाने लगती है। अनिरुद्ध की बात मानकर और उसको जाता हुआ देखकर रोहित अपने मन में कहता है, क्या लड़की थी आरुषि, और इस अनिरुद्ध ने क्या कर दिया इसे। यकीन नहीं होता यह वही लड़की थी जिसने अनिरुद्ध से पंगा लिया था, ये जानते हुए भी कि यह गोवा का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। जो लड़की बंदूक की गोली से नहीं, आज वह लड़की अनिरुद्ध की एक गुस्से वाले लुक से डर रही है। सच में इस अनिरुद्ध को तो अपनी पत्नी की कदर नहीं है। कितनी प्यारी पत्नी दी है भगवान ने, यूं नहीं थोड़ा प्यार से बात कर ले। बेचारी कैसे उसकी बात मानकर चुपचाप चली गई। बेचारी नाश्ता बनाने जा रही थी लेकिन उसको तो अपने कपड़ों की पहले पड़ी थी। काश आरुषि मेरी पत्नी होती, क्या लाइफ होती मेरी, लेकिन मेरे नसीब में आई कि माया हर बात देखो मुझे धमकाती रहती है, थोड़ा वक्त और मिल जाए, धीरे धीरे आरुषि से थोड़ी क्लोजनेस बना लो, फिर आरुषि होगी जो मुझे मेरे मकसद में कामयाब करेगी, क्योंकि इतना तो मैं जानता हूँ कि इसे अनिरुद्ध से कभी प्यार नहीं होगा, उसे कभी पति नहीं मानेगी। खरीद का पत्नी बनाया गया है, वह लड़की अपने पति को कैसे पति वाली इज्जत देगी। एक बार भी आरुषि से बात हो जाए उसके बाद सब सही है। आरुषि का मकसद तो कैसे घर से बाहर निकलना, और मेरा मकसद होगा अनिरुद्ध का पूरा बिजनेस हड़प कर अपना। एक बार इसका बिजनेस मेरे हाथ लग जाए ना, फिर तो यह अंडरवर्ल्ड का माफिया होने के बाद जो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि माफिया भी तब तक ही है जब तक इसके पास पैसों की पावर है। तारांकन। अनिरुद्ध और आरुषि अपने कमरे में एंटर होते हैं और कमरे में एंटर होते ही अनिरुद्ध आरुषि की कलाई पकड़ कर गुस्से से प्रेस करता है। आरुषि को दर्द होता है, उसकी चूड़ियां टूट जाती है और वह देखती है कि खून की बूंदें टपक रही है, लेकिन वह महसूस करती है कि उसके हाथ में कोई कांच का टुकड़ा नहीं लगा है। जो खून हाथ से टपक कर जमीन पर गिर रहा है वह अनिरुद्ध का है, लेकिन वो इतने गुस्से में है कि इस समय उसे कोई एहसास नहीं है। आरुषि, घबराते हुए, तुम्हारे हाथ से खून। आरुषि के इतना कहते हैं अनिरुद्ध उसे अपनी तरफ खींचकर गुस्से से कहता है, तुम्हारे पर काट दिए हैं लेकिन फिर भी उड़ाना नहीं भूल रही हो, अभी भी कहीं तुम्हें उम्मीद है, क्या सोचकर तुमने ऐसी डिमांड रखी। मेरी कैद से दूर जाना चाहती हो, मुझसे दूर जाना चाहती हो, और उसके लिए तुमने ये कॉलेज वाला नाटक चुना। आरुषि हैरान रह जाती है कि अनिरुद्ध ने पता लगा ही लिया कि उसकी कॉलेज जाने का असली मकसद क्या है, लेकिन फिर भी वह रिलीफ महसूस कर रही थी क्योंकि उसने अब तक सुशांत नहीं कहा था। लेकिन सच तो यह है कि अनिरुद्ध का एक शक सुशांत के लिए भी है। उसको लग रहा है कि आरुषि का कॉलेज जाने का में मकसद सुशांत है, लेकिन वह अभी तक इसका जिक्र नहीं करना चाहता। वह पूरी तरह श्योर नहीं है। वह चाहता है कि वह अपनी आंखों से उन दोनों के रिश्ते की असलियत देखे, इसलिए, और सुशांत का नाम चाहते हुए भी नहीं ले पा रहा है, और शायद इसी का ज्यादा गुस्सा उसका आरुषि पर निकल रहा है। आरुषि, घबराते हुए, नहीं ऐसा नहीं है। अनिरुद्ध, गुस्से से, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि राणा परिवार में कोई फैसला मेरे बिना इजाजत के लिया गया है। मेरे पिता के बाद आज तक फैसला मैं लेता आया हूँ और मेरे घर वाले मानते आए हैं, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है कि एक फैसला लिया गया है जिसमें मेरी मंजूरी इम्पोर्टेंस नहीं रखती। मुझे बुलाया और एक फैसला सुना दिया गया कि अब से मेरी पत्नी कॉलेज जाएगी। मेरी पत्नी के बारे में डिसीजन मुझसे बिना पूछ लिया गया। आरुषि, घबराते हुए, अगर तुम्हें इतना ही गुस्सा है, इतनी तकलीफ है मेरे कॉलेज जाने से, तो फिर तुमने वहां हाँ क्यों किया, क्यों मना नहीं किया। कह देते थे कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी पत्नी कॉलेज जाए, और ऐसा मैंने क्या गलत मान लिया। अनिरुद्ध, मैं सिर्फ 21 साल की हूँ, कॉलेज का फर्स्ट ईयर है, मैं पढ़ना चाहती हूँ, और तुमने अभी कहा था ना कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मेरी जरूरत का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अनिरुद्ध आरुषि की तरफ देखकर एक सार्कास्टिक स्माइल करता है। मैं उसी की कलाई को गुस्से से झटकते हुए कहता है, क्या कहा तुमने, तुम मेरी पत्नी हो इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत का ध्यान रखना चाहिए।
आरुषि, अच्छी बात है कि तुमने यह बात मान ली, लेकिन शायद तुम ही भी जानती होगी कि मैं तुम्हारा पति हूँ और मेरी भी कुछ जरूरत है। शायद वह जरूरत थी, मुझे तुम एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हमारी शादी को हुई 3 दिन हो चुके हैं। हम पति पत्नी एक कमरे में रहते हैं, एक बिस्तर पर सोते हैं, लेकिन फिर भी हमारे बीच में अब तक ऐसा कोई रिश्ता नहीं बना है जो एक नॉर्मल पति पत्नी के बीच में होता है। भले हमारी शादी की ऐसी भी हुई हो, लेकिन नाउ वी आर ए हस्बैंड वाइफ और हमारा हक है उसे रिश्ते को शुरू करने का। लेकिन तुम्हारी शर्त, जब तक तुम नहीं चाहती मैं तुम्हें उस तरह से नहीं छूऊंगा जिसे मैं मान रहा हूँ। हालांकि 1 सेकंड नहीं लगेंगे मुझे शर्त को खत्म करने में, बट फिर भी मैंने एक्सेप्ट किया और मैं तुम्हारी इस शर्त को भी माना जो तुमने मामूली बादाम के हलवे के बहाने रख दी। आरुषि, तो आप क्या चाहते हैं कि मैं कॉलेज ना जाऊं? आप अपना आखिरी फैसला सुना दीजिए, जो चाहेंगे वह मान लूंगी, लेकिन वह जरूर का नाम लेकर अब ये सब नहीं कर सकते। अनिरुद्ध, गुस्से से फैसला लिया जा चुका है और राणा परिवार मुझे अपना फैसला हो जाता है, और जिस पर आखिरी फैसला मैं सुना देता हूँ फिर वह बदलता नहीं है। इसलिए कल से तुम कॉलेज जाओगी। लेकिन पर आरुषि अनिरुद्ध की तरफ देखती है कि आखिर आप क्या कहने वाला है। क्या कॉलेज जाने के लिए भी वह कोई शर्त रखेगा? आरुषि, लेकिन क्या? अनिरुद्ध आरुषि के कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब करते हुए कहता है। लेकिन आरुषि राणा, जरा अपनी सरनेम का ध्यान रखना। तुम उस मामूली कॉलेज में जरूर जा रही हो, लेकिन अब तुम मामूली नहीं हो। तुम अनिरुद्ध राणा की पत्नी हो। जो हमारा स्टेटस है वह तुम्हारा स्टेटस है, इसलिए उसका ख्याल रखना। तुम वहां से रोज रही हो, लेकिन तुम अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जा पाओगी। तुम्हें कोई एक ड्राइवर कॉलेज छोड़कर जाया करेगा और लेने आया करेगा। दूसरी बात, घर से सीधा कॉलेज, कॉलेज से सीधा घर, बीच में कहीं दोस्ती सहेलियों के साथ इधर उधर नहीं जाना है। मैं नहीं चाहूंगा कि मुझे पता चले कि मेरी पत्नी आज इस दुकान पर या किसी ठेले पर खड़े होकर चाट खा रही है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? आरुषि अनिरुद्ध की तरफ देखकर आरुषि हाँ कर देती है। अनिरुद्ध, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कॉलेज में तुम्हारी कौन कौन दोस्त है उन सभी के नाम, उनके मोबाइल नंबर और उनके घर की एड्रेस मुझे चाहिए। और आखिर में वह बात जिसे तुम ना बोलोगी तो सदा बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर तुमने पहले की बातों में गलती कर दी तो मैं माफ कर दूंगा, लेकिन अगर आखिरी बात को तुमने यहाँ नजरअंदाज किया तो उसे दिन से तुम्हारा कॉलेज जाना बैंड। आरुषि, और वह क्या? अनिरुद्ध, तुम अब मेरी पत्नी हो और मुझे नहीं पसंद आएगा कि मेरी पत्नी की लड़कों के संग दोस्ती हो। मैं कुछ ही बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन अपनी पत्नी की दोस्ती लड़कों के साथ बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसलिए आज की बात, तुम्हारा कोई लड़का दोस्त नहीं होना चाहिए। कॉलेज में हाय हेलो हो गया, वहां तक ठीक है, ज्यादा नहीं समझ रही हो ना मैं कहाँ इशारा कर रहा हूँ? क्योंकि अगर मुझे कुछ ऐसा वैसा पता चला तो तुम्हारे साथ तो जो होगा सो होगा, लेकिन उसे लड़के के साथ जरूर होगा, उसके दोस्ती तुम्हारे साथ होगी। अनिरुद्ध ने अपनी सारी बातें आरुषि के सामने रख दी थी, और आखिरी बात तो उसने बिना नाम कहे ही कह दी थी कि अनिरुद्ध को नहीं पसंद कि उसका कोई भी रिश्ता उसके खास दोस्त सुशांत से बने। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।